तो ये आपका शुरू कैसे हुआ? सब प्राइम क्राइसिस 2008-9 में शुरू हुआ, ठीक है। सब प्राइम क्राइसिस में मेन रीजन इसका क्या था? ये मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज, ठीक है। प्राइम बोरोवर्स के अलावा आपने लोन दिया सब प्राइम बोरोवर्स को और ओवर लेवरेज बोरोवर्स को। ओवर लेवरेज बोरोवर्स, इन दोनों की कैपेसिटी नहीं थी पे बैक करने की। ये पे बैक करता प्राइम बोरोवर, लेकिन इसने भी क्यों नहीं किया? क्योंकि जब ये डिफॉल्ट करने लगे तो मकानों की कीमत काफी कम हो गई, तो इसे लगा कि जितना मैं पे कर रहा हूँ उतने का तो मकान ही नहीं, तो इसने भी डिफॉल्ट कर दिया। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आप लाइन में खड़े हो, अगर आगे के 4 लोग लाइन तोड़ के आगे जा रहे हैं तो आप भी जाओ, ठीक है। आपको लगेगा मैं ही क्यों ईमानदार हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों को देख के इसने भी डिफॉल्ट किया। उसकी वजह से जितने भी सारे आपके होम लोन थे वो टॉक्सिक एसेट्स में कन्वर्ट हो गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ? बैंक के एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गए, बैंक को नुकसान हुआ, बैंक फेल हो गया, स्टॉक मार्केट आपका क्रैश कर दिया, ठीक है। ये सारे टॉक्सिक एसेट्स बन गए। यानी ओवरऑल आपका बैंकिंग में प्रॉब्लम, शेयर मार्केट में प्रॉब्लम, और इन लोगों ने जो पैसा कमाया था वो बाहर की कंट्रीज में इन्वेस्ट किया था, तो वहां से इन्होंने पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया, तो बाहर की कंट्रीज की इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम, क्योंकि अचानक से आपकी कंट्री से पैसा जाने लगेगा तो कंट्री का आपका शेयर मार्केट गिरेगा। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? विद इन यूएस प्रॉब्लम, उस यूएस में प्रॉब्लम की वजह से बाहर की जो डेवलपिंग कंट्रीज है सच एज चाइना, इंडिया, जहाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया था वहां से उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया, तो वहां पे भी प्रॉब्लम। तो ओवरऑल यहाँ पे इकोनॉमी में आपका स्लो डाउन हो गया, उसकी वजह से बाकी कंट्रीज में भी स्लो डाउन हो गया। अब यूएस का जो फेडरल बैंक है वो क्या करेगा ऐसे केस में? अब यहाँ पे आपको पता है ना, बैंक्स फेल हो रहे हैं, ठीक है, लोगों के पास पैसा नहीं है, रिसेशन आ रहा है। ऐसा ही केस आपके 1929 में हुआ था, जो मैंने आपको पहले बताया था, 1929। लेकिन उस समय बैंक बीच में नहीं आया था बचाने के लिए, ठीक है। बैंक का अप्रोच सही नहीं था, गवर्नमेंट का अप्रोच सही नहीं था, तो यहाँ पे रिसेशन शुरू हुआ था उस समय, तो वो डिप्रेशन में चला गया। लेकिन यहाँ पे फेडरल बैंक ने इसको डिप्रेशन में नहीं जाने दिया। क्यों? फेडरल बैंक ने मनी सप्लाई बढ़ाना शुरू कर दिया। मनी सप्लाई कैसे बढ़ाया उसने? अपना फेडरल रेट जो होता है, जैसे हमारे यहाँ रेपो रेट होता है, वहाँ पे फेडरल रेट होता है, उस फेडरल रेट को ऑलमोस्ट 0% कर दिया, ठीक है। ऑलमोस्ट 0% का मतलब 0.25% से लेकर 0.3% तक कर दिया, ताकि ये बैंक्स आसानी से इससे लोन ले सके और लोन लेके आगे उसको घुमा सके, ठीक है। तो अब बैंक्स को लोन मिल रहा है आसानी से, तो ये इसने क्यों किया? ताकि ये जो रिसेशन है इसको टैकल किया जा सके। लेकिन हुआ क्या? बैंक्स ने पैसा लिया इससे, ठीक है, बैंक्स ने इससे पैसा लिया। अब बैंक्स को सस्ते में पैसा मिल गया, लेकिन बैंक है ना लोन पे नहीं दे रहे थे किसी को। क्यों लोन पे नहीं दे रहे? क्योंकि बैंक्स को डर है हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे टॉक्सिक एसेट्स हैं, अगर किसी को लोन पे देंगे वो वापस नहीं आएगा। तो बैंक्स क्या कर रहे थे उन पैसों का? एक तो ट्रेजरी बिल्स खरीद रहे थे, जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है ना, यूएस में ट्रेजरी बिल्स होते हैं, उन पे 2% 3% इंटरेस्ट मिलता है। तो आप 0.25 पे लेके आओ लोन, और 2% पे आप उससे ट्रेजरी बिल खरीद लो, तो भी आपको फायदा ही है। और बाकी का पैसा ये बाकी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर दे देते हैं, फिर से एफआईआई की फॉर्म में, ठीक है। यानी यूएस से बाहर इन्वेस्ट कर रहे थे, किसी में इंडिया, चाइना या जो भी कंट्री को लग रही थी कि यहाँ पे रिटर्न अच्छे हैं, वहां पे ये इन्वेस्ट कर रहे थे। तो फिर बैंक ने देखा कि मैंने अपनी इंटरेस्ट रेट इतनी कम कर दी तो भी लोगों को लोन नहीं मिल रहा, तो इसने बैंक से पूछा भाई आप लोन क्यों नहीं दे रहे? आपने सुना होगा हमारे केस में इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन, ठीक है, इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मैंने आपको पढ़ाया था। सेम चीज यहाँ पे हो रही है। फेडरल बैंक ने अपनी इंटरेस्ट रेट कम कर दी, ठीक है, फेडरल रेट कम कर दी, लेकिन बैंक्स को सस्ता पैसा मिल रहा है, लेकिन आगे उसका कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा। तो जब इसने बैंक से पूछा तो बैंक ने बोला कि देखो भाई हमारे पास इतने सारे टॉक्सिक एसेट्स हैं, अगर हम किसी को लोन देंगे तो वापस से टॉक्सिक एसेट बन जाएंगे। तो बैंक ने बोला, फेडरल बैंक ने, कि ठीक है मैं तुम्हारे टॉक्सिक एसेट सारे खरीद लूंगा, ठीक है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसने क्या किया? सारे टॉक्सिक एसेट्स भी खरीद लिए फेडरल बैंक।
बोला अब तो आप लोन दोगे आगे, बोला ठीक है देखते हैं। लेकिन उसके बाद भी आगे लोन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे ट्रेजरी बिल्स में, ये इनको बहुत ज्यादा सेफ लग रहा है। ठीक है, तो फिर फेडरल बैंक ने क्या किया, पहले तो टॉक्सिक एसेट्स खरीदे और अब इनको भी खरीदे ट्रेजरी बिल। ठीक है, तो यहाँ पे फेडरल बैंक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे करते हैं। यहाँ पे फेडरल बैंक क्या कर रहा है, जो हर बैंक करता है, आरबीआई होगा तो वो भी करेगा। यहाँ फेडरल बैंक क्या कर रहा है, फेडरल बैंक या कोई भी सेंट्रल बैंक सबसे पहले क्या कर रहा है, मनी सप्लाई को उसने सिंपली इंक्रीज किया, फेडरल रेट को कम कर। उससे काम नहीं बना तो उसने सारे टॉक्सिक एसेट्स खरीद लिए। उनकी प्रॉब्लम टॉक्सिक एसेट्स की थी, इसलिए खरीद लिए कि जब कभी इनकी मार्केट अच्छा होगा तो इन टॉक्सिक एसेट्स, मतलब जो घर थे उनकी वैल्यू बढ़ेगी तो ऑप्शन कर देंगे, तो उसने सारे टॉक्सिक एसेट्स भी खरीद लिए ताकि आगे लोन मिले। अब भी वो लोन नहीं दे रहे तो उसने फिर फाइनली ट्रेजरी बिल भी खरीद लिए, जितने भी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी वो भी खरीद लिए। अब यहाँ पे देखो आप, ओवरऑल यहाँ पे भी उसने मनी सप्लाई बढ़ाई, टॉक्सिक एसेट्स खरीद के मनी सप्लाई बढ़ाई, ट्रेजरी बिल खरीद के भी उसने मनी सप्लाई बढ़ाई। ठीक है, यहाँ पे यानी वो क्या कर रहा है, हर जगह पे क्या कर रहा है, यहाँ पे टॉक्सिक एसेट्स को भी खरीद रहा है, ट्रेजरी बिल्स को भी खरीद रहा है, बेच कुछ नहीं रहा। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, जो हमने पढ़ा इंडिया के रेस्पेक्ट में, खरीदते भी है और बेचते भी, लेकिन क्वांटिटेटिव ईजिंग में सिर्फ खरीदना है। ठीक है, जो फेडरल बैंक है वो सिर्फ खरीद रहा है, बेच कुछ नहीं रहा है, तो इसलिए क्वांटिटेटिव ईजिंग इससे डिफरेंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वांटिटेटिव ईजिंग में सिर्फ खरीदना होता है। ठीक है, तो इसने सबसे पहले क्वांटिटेटिव ईजिंग किया और इसका टारगेट क्या था, या तो मेरा इन्फ्लेशन 2.5% तक आ जाए, मैं तब तक मनी सप्लाई बढ़ाऊंगा, या फिर मेरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% से कम हो जाए। दो टारगेट रखे इसने, एक तो इन्फ्लेशन का रखा और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट का। जैसे ही वहां की इकोनॉमी रिकवर करने लगी, ठीक है, धीरे धीरे वहां की इकोनॉमी रिकवर करने लगी, तो 2011-12 थोड़ी उसकी इकोनॉमी रिकवर करने लगी, तो उसने क्या किया, जैसे ही उसकी इकोनॉमी रिकवर करेगी तो जो पैसा बाहर इन्वेस्ट किया हुआ था, जिन लोगों ने बाहर इन्वेस्ट किया हुआ था, पहली बात तो वो अपना पैसा निकाल के यूएस में इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी बात क्या है, ये जो ये खरीद रहा था, ये ट्रेजरी बिल, ये इंस्टॉलमेंट में खरीद रहा था, ऐसे नहीं कि एक बार में ही सारे खरीद लिया, इंस्टॉलमेंट में खरीद रहा था। मतलब कभी इसने मान लो $10 मिलियन के खरीद लिए, फिर $10 मिलियन के खरीद लिए, तो ये धीरे धीरे पैसा डाल रहा था सिस्टम में, अचानक से नहीं। जब इसको लगा धीरे धीरे इकोनॉमी आपकी इम्प्रूव हो रही है, तो फिर इसने ये जो पैसा डाला था सिस्टम में, जो मनी ये बढ़ा रहा था, मनी सप्लाई, उसको भी इसने धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। कैसे? इसने ये ट्रेजरी बिल खरीदना कम कर दिया, तो ये जो मनी सप्लाई को कम करेगा धीरे धीरे, उसे कहते हैं फेडरल टेपरिंग। ओके, सो क्वांटिटेटिव ईजिंग में क्या कर रहा है, ये मनी सप्लाई को बढ़ा रहा है, और फेडरल टेपरिंग में क्या कर रहा है, उस मनी सप्लाई को कम कर रहा है। हमारे यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन एक साथ यूज करते हैं, सेल भी करते हैं, बाय भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स है आपकी। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव ईजिंग, दैट इज टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द सिस्टम, और सेकंड है फेडरल टेपरिंग। टेपरिंग का मतलब यहाँ पे कि धीरे धीरे वो मनी सप्लाई को कम करेगा, अचानक से मनी सप्लाई को कम नहीं करेगा, धीरे धीरे अगर अचानक से कम कर देगा तो वही वाली बात है कि पूरा सिस्टम ही आपका कोलैप्स कर देगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। टेपरिंग का मतलब कैसे, इस तरह से, ऐसे धीरे 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 कम करेगा, ये फेडरल टेपरिंग। ऐसे नहीं कि अचानक से यहाँ से जीरो कर दिया, पहले वो यहाँ तक बढ़ा रहा था, फिर धीरे धीरे उसने कम करना शुरू किया। ठीक है, फेडरल टेपरिंग, जैसे आपके डैम है, ये डैम है,
ये डैम के गेट्स हैं। शुरू में आपने सारे खोले हुए हैं गेट, फिर एक एक करके आप उनको बंद करना शुरू करो। दैट इज फेडरल टेपरिंग। तो फेडरल टेपरिंग में धीरे धीरे इसने पैसों की सप्लाई को कम करना शुरू किया, क्योंकि अचानक से वापस से कम कर देगा एकदम से तो वापस से रिसेशन या डिफ्लेशन में जा सकता है। इसलिए इसने क्या किया, उसको इंस्टॉलमेंट में कम किया। ठीक है, तो ये है आपका पूरा सब प्राइम क्राइसिस एंड योर फेडरल टेपरिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडाइसिस। ठीक है, तो इसमें खास बात क्या है, खास बात यह है कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंस के लिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मेंस में नहीं पूछेगा। ठीक है, प्रीलिम्स में जरूर पूछेगा, मेंस में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए आपको जितना पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ज्यादा ही पढ़ाऊंगा। तो इंडाइसेस आपके क्या होते हैं, इसमें स्लाइड से हम पढ़ लेंगे, कुछ चीज समझने की होगी नहीं समझ लेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल है। ठीक है, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं, कुछ एक लास्ट ईयर फॉर्मूला है और एक दो चीजें, तो वैसे भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। तो इंडाइसेस आपके चार तरह के हैं। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इंडाइसेस इसका प्लूरल है। ठीक है, इंडेक्स इज सिंगुलर। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इसको WPI बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको CPI बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना II, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एंड लास्ट इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये हम यूज नहीं करते, ये यूएस में यूज, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, लेकिन हम देखेंगे क्योंकि कई बार यूपीएससी कुछ भी पूछती है। ठीक है, तो आप अगर लॉजिकली देखो तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है आपका, वो आपका होलसेल में इन्फ्लेशन बताता है, और जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है CPI, वो आपका रिटेल में बताता है। जैसे आप और मैं कुछ भी खरीदेंगे तो CPI से कैलकुलेट होगा। ठीक है, और अगर मान लो मैं मंडी में काम करता हूँ, ठीक है, मान लो मैं मंडी में सब्जी बेचता हूँ, मैं होलसेल में लेके आऊंगा आगे से किसानों से, तो वो मेरा होलसेल है। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या ये है, क्योंकि महंगाई का असर यहाँ पे दिखेगा। होलसेल में कोई चीज 10 रुपए की आ रही है, वो आपके पास आके 100 रुपए की हो गई, तो ये आपको इम्पैक्ट कर रही है या ये वाली इम्पैक्ट कर रही है। पहले हम WPI को यूज करते थे इन्फ्लेशन के लिए, लेकिन ये रियल पिक्चर नहीं देता, तो आज की डेट में हम किसको यूज करते हैं, CPI। क्योंकि CPI में भी कौन सा, CPI कंबाइंड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये तीन आपके, ये चार है आपके। ठीक है, तो वो चारों के चारों आपके काम के हैं। ठीक है, पेपर में इनमें से प्रीलिम्स में कुछ भी पूछा जाए। तो WPI देखते हैं सबसे पहले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनको कंपाइल कौन करता है, मतलब कि कौन इनको पब्लिश करता है। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछा जाता है, पब्लिश कौन करता है बेस ईयर का। क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपसे ज्यादा से ज्यादा, कि कंपाइल कौन करता है। ठीक है, कंपाइल कौन करता है, बेस ईयर क्या है, और किस चीज का सबसे ज्यादा वेट है या कम वेट है। ठीक है, वेटेज भी होता है। तो ये आपका तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो WPI को कौन कंपाइल करता है, आपका ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, ये किसके अंडर आता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT के अंदर आता है। ये याद रखना, DPIIT। DPIIT की खास बात क्या है, इसका पहले नाम कुछ और था, पहले नाम था इसका DIPP, डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ठीक है, तो DIPP से नाम चेंज होकर इसका DPIIT हो गया। पहले क्या था, जो ये DIPP था, ठीक है, DIPP सिर्फ आपका क्या देखता था, आपका एक्सटर्नल चीजें देखता था। इंटरनल ट्रेड याद है, तो ये है ना इंटरनल, पहले ये इंटरनल नहीं देखता, इंटरनल वाला कंज्यूमर अफेयर्स देखता है। तो अब क्या किया है, इसको DPIIT कर दिया है। तो अब क्या है, DPIIT क्या है, दोनों चीजें देखता है। ये देखो, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, एक्सटर्नल भी ये देखता है इंडस्ट्री का, और इंटरनल ट्रेड भी ये देखता है। पहले एक्सटर्नल कोई और देखता था, इंटरनल कोई और देखता था। यानी यहाँ पे आपने क्या किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करता है।
पहले दो चीजें थी, दो को अलग अलग यूनिट देखती थी, अब दोनों को एक ही यूनिट देखती है। देखो सिंपल सा लॉजिक, हमने फॉरेस्ट वो FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, इसको भी हमने हटा दिया। ठीक है, पहले ये होता था, फिर उसके ऊपर DIPP होता था, फिर DIPP के ऊपर जाके आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होती। तो पहले इससे परमिशन लो, फिर इससे परमिशन लो, फिर इससे परमिशन लो, तो इतना ज्यादा आपके क्या थे, हर्डल्स थे, तो इसलिए हमने इसको रिमूव कर दिया क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं। अब सिर्फ हमारे एक था, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, DPIIT कर दिया। एक्सटर्नल भी ये देखे, इंटरनल भी ये देखे, तो यहाँ पे हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, चीजों को सेंट्रलाइज कर रहे हैं। सेंट्रलाइज करके हम क्या कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं। अब पहले बाहर वाला आता था कोई, तो पहले इसके पास जाओ, यहाँ पे पेपर वर्क में अटका रहेगा, फिर उसके बाद पेपर वर्क के लिए यहाँ पे जाओ, फिर उसके बाद यहाँ पे जाओ। अब डायरेक्टली क्या है, वो यहाँ पे आएगा। एक आपने ये हटा दिया। दूसरी बात क्या है, इसकी जरूरत क्यों थी, क्योंकि कोई भी FDI अगर आपका, एक तो आता है ऑटोमेटिक रूप से, मतलब जिसमें आपका सीधा परमिशन की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या होता है, इसके अप्रूवल से, इसमें अप्रूवल की जरूरत होती है। तीसरी बात क्या थी कि आपका पहले मैनुअली होता था सारा काम, अब तो हमने क्या कर दिया, सारा डिजिटली कर दिया। तो मैनुअली होता था तो पहले इसके पास आता था, फिर यहाँ पे आपका रेड टेपिज्म, आपकी फाइल पड़ी रहेगी, इसलिए लोग यहाँ पे इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे जाओगे आप, यहाँ पे रेड टेपिज्म, यहाँ पे जाओगे। फिर अब क्या है, इसको खत्म कर दिया। ज्यादातर FDI हमने क्या कर दिया है, ऑटोमेटिक रूप से कर दिया, डायरेक्ट आ जाती है, और सारे हमने डिजिटल कर दिया है। तो अब आपको पेपर वेरिफिकेशन के लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पेपर कम है, वो पेपर कम है। जितने पेपर चाहिए हम पहले ही बता देते हैं, ये है, वो डाल दो, अपने अप्रूवल मिल जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नोट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे हम आगे जाके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो आपका DIPP है वो क्या बन गया, आपका DPIIT। ठीक है, तो DPIIT क्या है आपका, ये याद रखना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपका WPI जो कंपाइल करता है, कई बार वो आपको ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर दे देगा पेपर में, ये वाला, या फिर कई बार आपको ये दे देगा। हर मिनिस्ट्री के अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कोई भी मिनिस्ट्री है, उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, और फिर हर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे ऑफिस होते हैं। ठीक है, इस तरह से चलता है। ठीक है, ऑफिस वाले के पास सबसे पहले, जैसे आप कहीं पे भी जाओगे, जैसे आप अगर अभी आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा रहे हो, तो ऊपर आपके IAS होते हैं, उसके नीचे आप होंगे। ठीक है, आपके नीचे क्लर्क वो होंगे, सारे सारे। तो इस तरह से आपका चलता है सारा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये आपका जो WPI कंपाइल कौन करता है, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और वो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड, ये याद रखिएगा। पेटेंट्स भी यही देखता है, पेटेंट्स वाला जो है ना हमारा, तो वो भी यही देखता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। CPI क्या होता है आपका, अर्बन का काउंट करते हैं हम, रूरल काउंट करते हैं, दो, और ऑल इंडिया। ठीक है, ऑल इंडिया, यानी कि इन दोनों को कंबाइन करते हैं। ये कौन रिलीज करता है, आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये स्टैटिस्टिकल कर लेना, CA, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, मॉस्पी, ये याद रखना, मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो पहले वाले को आपका ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर करता है, दूसरे वाले को आपका कौन करता है, NSO। अब NSO के अंडर भी दो चीजें आती हैं। ठीक है, NSO के अंडर भी आपकी दो चीजें आती हैं। एक आती है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और दूसरी आती है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों डेटा इकट्ठा करती है। ठीक है, तो कई बार आप लिखा देखोगे कि जो आपका CPI है उसको CSO करता है या NSO करता है, बात सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे CSO करता है, और CSO किसके अंदर आता है, NSO करता है। ठीक है, तो अगर पेपर में आपके CSO लिखा हो ऑप्शन में, तो वो भी सही है, और अगर NSO लिखा हो तो वो भी सही है। दोनों एक साथ नहीं लिखे होंगे, और अगर दोनों भी लिखे हो तो ये वाला राइट आंसर है।
क्योंकि एक्चुअल डेटा सीएसओ आपका इकट्ठा करता है और एनएसएसओ आपके दूसरे सर्वे करता है। ठीक है, इसमें एक और चीज आती है कंप्यूटर सेंटर। तो जो आपका एनएसओ है, पहले ये अलग था, सीएसओ अलग था, एनएसएसओ अलग था, अभी इनको मर्ज कर दिया, दोनों को मर्ज करके किसके अंदर डाल दिया, एनएसओ के अंदर। पहले एनएसएसओ अलग था, सेपरेटली काम करता था, पहले ये किसके अंदर था, एनएससी के अंदर। ठीक है, पहले एनएससी के अंदर था, ये एनएससी क्या बीच में आपका कुछ इशू हुआ था, ठीक है, उस पर भी नहीं जाते हम। ठीक है, क्योंकि ये हमारे काम का भी नहीं है, पुराना इशू है, बीच में गवर्नमेंट और उसके बीच में कोई टसल हुई थी, तो इसकी ऑटोनॉमी ऑलमोस्ट खत्म कर दी थी। आज की डेट में जो काम कर रहा है वो एनएसओ ही है, एनएसओ के अंडर ये दोनों आते हैं, और इन दोनों को मर्ज करने के पीछे कारण यही था कि सारे डेटा पे किसकी नजर है, गवर्नमेंट की नजर है। क्योंकि एनएसएसओ पहले इंडिपेंडेंटली आपका काम करता था, उसने अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा वगैरह कुछ उठाए थे तो वो पब्लिश कर दिए थे, पहले एनएससी के अंडर काम करता था, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट पर इसमें टसल हो गई। ठीक है, तो ये जो आप तीनों को कंबाइन, ये तीन चीजें बन के एनएसओ बनाती हैं, ये तीन चीजें, एनएससी को तो आप भूल जाओ। ठीक है, तो ये तीन चीजें एनएसएसओ, अभी एनएससी आएगा आगे, ठीक है, अभी पढ़ते हैं थोड़ा। एनएसएसओ, सीएसओ और कंप्यूटर सेंटर, ये तीनों मिलके आपके एनएसओ बनाता है, और यही आपके डेटा इकट्ठा करता है, कौन से, सीपीआई। सीपीआई में लेकिन कौन से, सिर्फ ये तीन, अर्बन, रूरल एंड ऑल इंडिया। ऑल इंडिया मतलब कंबाइंड। ठीक है, फिर इसके बाद आता है तीन और हैं आपको, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स, मैंने आपको पहले बताया था, सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर एंड सीपीआई रूरल लेबर। ये तीनों आपका रिलीज करता है लेबर ब्यूरो, ध्यान रखना, लेबर ब्यूरो। और लेबर ब्यूरो का ऑफिस कहाँ पे, शिमला। लेबर ब्यूरो रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। तो आपको तीनों की मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए। ठीक है, पहले वाले का आपका ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री कौन सी है आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दूसरे वाले का आपका एनएसओ, मिनिस्ट्री कौन सी आपकी, मॉस्पी। और तीसरे वाले का आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब डब्ल्यूपीआई को थोड़ा डिटेल में देखते हैं पहला। ठीक है, एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे सारे। हाँ, एनएसओ और सीएसओ मिलके आपका एनएसओ बना। ठीक है, पेपर के लिए याद रखना, काफी न्यूज में था ये, एनएसएसओ और सीएसओ दोनों मिलके आपका एनएसओ। और एक और है इसके साथ, कंप्यूटर सेंटर। कंप्यूटर सेंटर तो खैर इतना कोई नहीं पूछेगा, आपसे पूछ सकते हैं कि भाई सीएसओ किसके अंदर आता है या एनएसएसओ किसके अंदर आता है। ठीक है, तो दोनों एनएसओ का पार्ट। ठीक है, तो डब्ल्यूपीआई आपका मैंने अभी बताया, देखो वही जो मैंने डेफिनेशन आपको सीधे सीधे शब्दों में बताई है, वो यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स में लिखी हुई है, लेकिन आपको मेंस में तो पूछेगा नहीं, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं, फिर भी आपको ये डब्ल्यूपीआई इज द एवरेज चेंज ऑफ प्राइस ऑफ ए फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल। ठीक है, बल्क सेल इन द डोमेस्टिक मार्केट ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हम विद इन कंट्री देख रहे हैं डब्ल्यूपीआई, तो डोमेस्टिक मार्केट में देखेंगे तो बल्क सेल, मैंने अभी आपको बताया बल्क सेल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल। अब एक बार यहाँ पे मैंने बल्क में खरीदा, वो आपका होलसेल, उसके बाद तो फिर आगे तो वो रिटेल में कहलाएगा सारी जगह पे। जैसे मान लो मैं आगे बल्क में मोबाइल खरीद कर लाऊं, और मोबाइल खरीद के मैं आगे दुकानदार को बेच दूंगा सारा, तो वो तो फिर रिटेल हो गई। बल्क में एक ही बार, फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल, लेकिन वो हमें इम्पैक्ट नहीं करता। ठीक है, अब डब्ल्यूपीआई आपका काम मेजर होता है होलसेल लेवल पे। इसका बेस ईयर ये इम्पोर्टेंट, बेस ईयर इज 2011, पहले इसका 2004-5 था, अब चेंज हो गया 2011-12 में। बेस ईयर क्यों चेंज किया जाता है, बेस ईयर इसलिए चेंज किया जाता है, जैसे आपका सिलेबस है, ठीक है, आपका जेकेएस का सिलेबस है, आपका आईएएस का सिलेबस है, आप कैट का सिलेबस देख लो, आप अपने स्कूल्स का सिलेबस देख लो, कॉलेज का, एक टाइम के बाद चेंज होता है। अब बताओ यूपीएससी ने एथिक्स क्यों ऐड किया, आपके यहाँ एथिक्स क्यों ऐड हुआ है, वो एथिक्स इसलिए ऐड हुआ है बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, आज की डेट में क्या है, ऐसे आपको एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए जो एथिकल, क्योंकि करप्शन इतना ज्यादा रैम्पेंट हो गया है इसमें आपके एडमिनिस्ट्रेशन में कि हर आदमी वहां ज्यादा ज्यादा पैसा कमाता है। अब देखो इस टाइम एथिक्स पढ़ाना मुश्किल है, क्योंकि बच्चे को आप एथिकल शुरू में बना सकते हो, बाद में आज तो हमें सब पता है,
लेकिन फिर भी जब आप एथिक्स पढ़ते हो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस आता है कि यार इसमें लिखा है करप्शन नहीं करना चाहिए, मैं करप्शन कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप करप्शन करोगे भी तो थोड़ा कम करोगे। या हो सकता है कि आपके दिमाग में ज्यादा कॉग्निटिव डिसोनेंस आ जाए तो आप करप्शन नहीं करो। जैसे आप सिगरेट का पैकेट होता है, सिगरेट पीनी होती है बंदे ने, लेकिन उस पर फिर भी लिखा रहता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, उस पर वो फेफड़े भी बनाए होते हैं। अब जिसको पीनी है वो तो पिएगा, लेकिन उसको चित्र को देख के आदमी को कई बार लगता तो है ना कि हाँ यार ये डेंजरस है, तो 20 की जगह 10 पिएगा। अगर आप कुछ मत लिखो उसको तो उसमें कभी कॉग्निटिव डिसोनेंस आएगा ही नहीं, उसके दिमाग में कभी डाउट क्रिएट ही नहीं होगा। तो ऐसे जैसे आपका सिलेबस चेंज किया गया है, क्यों सिलेबस चेंज किया गया है, क्योंकि आज के टाइम की डिमांड हो रही है कि सिलेबस आपका इस तरह का होना चाहिए, आपके पेपर में अलग अलग टॉपिक ऐड किए गए। वो क्यों, क्योंकि आज का एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो चुका है, आज लोगों की डिमांड उस तरह की हो चुकी है। पहले के टाइम पे हम जो भी करते थे आरटीआई जैसा कुछ नहीं था, आज की डेट में आरटीआई हो चुका है। पहले के डेट में कुछ डिजिटल नहीं था, आज की डेट में सब कुछ डिजिटल हो चुका है। ठीक है, तो पहले के डेट में इतना करप्शन नहीं था, आज की डेट में बहुत ज्यादा करप्शन हो चुका है। तो ये है इसलिए आपका सिलेबस चेंज किया। ऐसे ही क्या होता है, आपके जो कंजम्पशन पैटर्न होता है, कंजम्पशन पैटर्न इज डज नॉट रिमेन सेम ऑलवेज। ठीक है, कंजम्पशन पैटर्न एक सा कभी नहीं रहता है। आज से 10 साल पहले आप जिन चीजों को कंज्यूम करते थे आज उन चीजों को कंज्यूम नहीं करते हो। आज से 10 साल पहले आपका टीवी जो आता था वो सीआरटी वाला आता था, आज की डेट में आप क्या यूज करते हो, एलईडी यूज करते हो। 10 साल पहले आपका मोबाइल कौन सा आता था, कीपैड वाला आता था, आज की डेट में आप टच वाला यूज करते हो। ठीक है, आज 10 साल पहले आपका क्या था, फ्लॉपी ड्राइव यूज होती थी, आज की डेट में आप क्या यूज करते हो, पेन ड्राइव यूज करते हो या फिर हार्ड डिस्क यूज करते हो। तो जो कंजम्पशन पैटर्न है, आज से 10 साल पहले आप ज्यादातर क्या होता था, ज्यादातर के ये होता था आपका डेस्कटॉप होता था, आज की डेट में सबके पास लैपटॉप है। तो 10 साल पहले जो चीज आप कंज्यूम करते थे, क्या आज की डेट में वही चीज कंज्यूम करते हो, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा बास्केट है, देखो जब भी हम इन्फ्लेशन को कंपेयर करते हैं तो ये जो मेरा बास्केट है इसमें मैं सारी चीजों को रखता हूँ। बेस ईयर का मतलब ये है, ये बास्केट है, इसमें मैं सारी चीजों को रखता हूँ। जैसे अभी इसका आपका 2011-12 है, तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हमारी यूज होती है कंजम्पशन में वो सारी की प्राइस यहाँ पे पड़ी हुई है। अब इन चीजों की प्राइस यहाँ पे पड़ी हुई है और आज मान लो आपका 2020-21 चल रहा है, 2021 में भी इन चीजों की प्राइस यहाँ पे। अब मैं जब कंपेयर करूंगा तो मैं देखूंगा कि इसके मुकाबले कितनी महंगाई हुई है, क्योंकि ये मेरा बेस ईयर। क्यों, बेस ईयर के हिसाब से आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हो, कुछ तो आपको चाहिए होता है ना बेस ईयर की। उस टाइम इसकी कीमत इतनी थी, उस टाइम इतनी कीमत थी, तो आज की डेट में इसकी, उस दिन के मुकाबले आज की डेट में इसकी कीमत में कितना फर्क हुआ है। तो ये जो बेस ईयर डिसाइड करते हो वहां पे वो सारी कमोडिटीज होनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे अगर आपका, यहाँ पे आपका कीपैड वाला मोबाइल पड़ा है और यहाँ पे आपका टच वाला मोबाइल की कीमत है, तो आप क्या कंपेयर कर पाओगे, नहीं। यहाँ पे भी आपका की टच वाला मोबाइल पड़ा होना चाहिए जिसकी कीमत उस समय इतनी थी, आज की डेट में इतनी। फिर हम कंपेयर करते हैं कि उसके मुकाबले आज की डेट में इन्फ्लेशन कितना है। 2020 का ले लो, 19 का ले लो, सबका हम सबसे पहले इन्फ्लेशन निकालते हैं और फिर उसको एडजस्ट करते हैं बेस ईयर के साथ। हमेशा बेस ईयर के साथ एडजस्ट हो, क्योंकि ये जो आपको देगा 2021 में इन्फ्लेशन आया, आप उसको 2020 से कंपेयर कर लो, ये तो आपका इसके मुकाबले देगा, लेकिन बेस ईयर के मुकाबले आपका कितना फर्क आया उस हिसाब से आप देखते हो। जैसे आप भी है, आप मान लो ऐसे डिसाइड करते हो कि जब आपकी हाइट मान लो 4 फीट के थे, 4 फीट, 4 फीट से आप कंपेयर करो, ये आपने एक अपना टारगेट ले लिया कि 4 फीट से मैं कंपेयर करूंगा कि मेरी हाइट कितनी बड़ी। अब आप 5 गए, 5 से आप 5'9" गए, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसके मुकाबले मेरी कितनी बड़ी, 1 फीट, और इसके मुकाबले मेरी कितनी बड़ी, 1 फीट 9 इंच। तो ये आपका बेस। हमेशा क्या है, एक बेस ईयर होता है, बेस ईयर से आप कंपेयर करते हो। तो बेस ईयर बार बार चेंज क्यों करना है, क्योंकि बेस ईयर अगर आप चेंज नहीं करोगे तो वो जो चीजें ऑब्सोलीट हो चुकी है, जो चीजें हमारे काम में नहीं आ रही है आज की डेट में, वो भी उस बास्केट में पड़ी रहेंगी। वो हमारे किस काम की। दूसरी बात, जो नई चीजें आई है वो उस बास्केट में है ही नहीं।
तो जब हम बेस ईयर चेंज करते हैं तो हम दो काम करते हैं। बेस ईयर चेंज करने में हम क्या करते हैं, जो ऑब्सोलीट आइटम्स होते हैं, जो हमारे काम के नहीं है, ऑब्सोलीट मतलब जो काम के नहीं है, जो पुराने हो चुके हैं, ठीक है। ऑब्सोलीट मतलब नॉट यूजफुल, ठीक है, नॉट इन यूज, ठीक है, दैट इज ऑब्सोलीट, नॉट इन यूज। तो ऑब्सोलीट जो है, ऑब्सोलीट आइटम्स को हम बाहर फेंक देते हैं उस बास्केट से। और जो आपके नए चीजें मार्केट में आई है, जो नए यूज आप कर रहे हो, नया कंजम्पशन पैटर्न बनाया, उस नए आइटम जो होते हैं, न्यू आइटम्स को हम क्या कर देते हैं, उसमें ऐड कर, ताकि हमें जब ये बास्केट से हम कंपेयर करें तो एटलीस्ट हमें उसमें वो सारे प्रोडक्ट दिख जाए जिनसे हम आज की डेट में कंपेयर करें, ठीक है। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चेंजिंग द बेस ईयर। इज इट क्लियर? बेस ईयर चेंज करने का आपको सिग्निफिकेंस समझ आ गया, इसलिए हम बेस ईयर को चेंज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल मतलब जहां सबसे पहली बार होलसेल में चीज बेची जाती है। जैसे कि किसान है, किसान अपनी सब्जी लेके आया, उसने सबसे पहले मंडी में बेची, 5 रुपए केजी या 10 रुपए केजी मेरे को, वो होलसेल। फिर आगे मैं बेचूंगा बाकी लोगों को, वो रिटेल। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल मतलब किसान अपना सारी की सारी सब्जी लेके आया, मान लो 100 केजी उसने, मान लो वो आपके पटेटो उगाया, पटेटो लाके मुझे दे रहा है 100 केजी, दैट इज होलसेल। फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल का मतलब बेस इफेक्ट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। बेस इफेक्ट यहाँ पे पिक्चर में आता है वही चीज, मतलब कि वो आपको मैंने वहां पे इन्फ्लेशन में जो समझाया था बेस इफेक्ट, वो समझाने का कारण ये था कि जब प्राइस में सेम डिफरेंस होता है तो भी आपका इन्फ्लेशन में डिफरेंस आता है। यहाँ पे हम बेस ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस ईयर में भी आपका बेस इफेक्ट तो दिखाई देगा, ठीक है, ओके। जहाँ इन्फ्लेशन होगा वहां पे देखो, इन्फ्लेशन आप अलग अलग ईयर्स का अलग अलग कंपेयर करोगे तो वहां पे बेस इफेक्ट पिक्चर में आएगा ही ना, प्राइसेस डिफरेंट हो जाएंगे। लेकिन बेस इफेक्ट में जो मैंने आपको समझाया था, वहां पे समझाने का मतलब था कि दोनों में 10-10 रुपए का डिफरेंस था, सेम डिफरेंस था, तो भी आपका इन्फ्लेशन डिफरेंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका बेस ईयर चेंज हो गया, ठीक है, ओके, क्लियर है? इज इट क्लियर? क्लियर है भाई सबको? इज इट क्लियर और नॉट? बेस ईयर वाला कंसेप्ट क्लियर है? आगे हम डिटेल में देखेंगे। जीडीपी का भी हमने इसलिए चेंज करते हैं, सब चीजों का इसलिए करते हैं, ठीक है। और इसमें ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं, इट इज वेरी सिंपल टॉपिक, ठीक है। ज्यादा रिसर्च करोगे तो फंस जाओगे। देखो सीधी सी बात ये है कि आपने पेपर पास करना है, पीएचडी नहीं करनी। पीएचडी मैं कर चुका हूँ इन पे, आपकी जितने काम की चीजें वो आपको मैं पढ़ा, ठीक है। तो डब्ल्यूपीआई के फीचर्स क्या है? बल्क सेल का मतलब आपको समझ आ गया ना, फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल, जहाँ पे बल्क में खरीदी जाती है, ठीक है। जैसे आप में से कोई किसान है, आपने जैसे पटेटो के लिए वो कई लोग नहीं होते हैं, जो कई कंपनी होती है लेज वगैरह, वो किसान से पटेटो खरीद लेती है, वो बल्क सेल। या फिर मंडी होती है एपीएमसी, एपीएमसी में किसान से खरीद लिया जाता है, ठीक है, वो बल्क सेल है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल। जैसे मान लो मैंने डायरेक्ट कोई आपके किसी के कोकोनट फार्म से मैंने उससे कॉन्टेक्ट कर रखा है, वो जितने भी कोकोनट होते हैं वो सारे मुझे बेच देता है, तो यहाँ पे ये कहलाएगा बल्क सेल, होल सेल। वो मेरे को सारे कोकोनट देता है, हर कोकोनट मेरे को वो 5 रुपीज का देता है, आगे जाके मैं उसको 20 रुपए का बेच देता हूँ। तो ये 5 रुपए वाला बल्क सेल में आया आपके पास, और ये वाला जो 20 रुपए में आप बेच रहे हो ये रिटेल में, तो ये आपको सीपीआई दिखाएगा और ये आपको डब्ल्यू। अगले साल मान लो कोकोनट हुए उसके पास, उसने मुझे 7 रुपए में बेचे 5 किलो, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे इन्फ्लेशन आ गया 2 रुपए, तो उसने मुझे 7 का बेचा तो आगे मैं उसको 25 का बेच दूंगा। तो यहाँ पे मेरे को 5 रुपए ज्यादा मैंने बढ़ा दिया, तो 5 रुपए का इन्फ्लेशन यहाँ पे आया, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। इज इट क्लियर? ओके। सो डब्ल्यूपीआई जब आप होलसेल लेवल पे कैलकुलेट करते हो, ठीक है। आज मुझे टॉपिक खत्म करना है, वी हैव 1 आवर, फिर बैंकिंग लेंगे। तो होलसेल लेवल पे, ठीक है, ये क्लियर है। बेस ईयर आपको क्लियर है। कौन बनाता है वो हम देख चुके हैं, अभी ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्ट डीपीआईआईटी के अंदर आता है, और ये हर मंथली बेसिस पे पब्लिश होता है, ठीक है, मंथली बेसिस पे पब्लिश होता है, ठीक है। सीपीआई भी मंथली बेसिस पे होता है। अब देखो, ये आपका चेंज कर दिया था बेस ईयर, मैंने बताया आपको 2004 से
2004-5 से लेके 2011-12 कर दिया गया था, कब? मई 2017। बेस ईयर चेंज करने का कारण आपको समझ आ गया। अब नए बेस ईयर में क्या किया है इन्होंने, आइटम्स जो थे बास्केट में, अभी मैंने बास्केट बताया, उसको बढ़ा दिया आइटम्स, 676 से कितने कर दिए, 697। तो ये डेटा, ये वाला डेटा याद रखना है कि आज की डेट में WPI में कितने आइटम्स है, 697। ठीक है। और इन्होंने एक सेपरेट इंडेक्स और निकाला, WPI फूड इंडेक्स। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि फूड में जो इन्फ्लेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन। फूड में जो इन्फ्लेशन है, फूड में इन्फ्लेशन अलग से निकालते हैं तो उसको WPI फूड इंडेक्स कहते हैं। उनका आप अलग से निकाल लो, सबको ग्रुप करके कि कितनी महंगाई है। ऐसे अगर CPI में भी मैं अलग से निकालता हूँ फूड का, तो उसको CPI फूड इंडेक्स कहते हैं। तो इन दोनों को जब हम देखते हैं तो हमें रियल पिक्चर दिखती है कि फूड आइटम्स में कितना इन्फ्लेशन आया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, फूड आइटम्स। खाना सबसे ज्यादा जरूरी है। गरीब को, देखो हर किसी को खाना चाहिए। अगर आपने कोई पेट होगा आपके पास जो उसको सबसे ज्यादा खाना खिलाता है या प्यार से खाना खिलाता, प्यार से क्या, आप खाना खिलाओ सिर्फ पेट को। बाहर स्ट्रे डॉग्स है, उनको भी आप खाना खिलाओगे, वो भी आपको देख के ना आपको आराम से एकदम आपके वफादार हो जाए। क्यों? क्योंकि हर आदमी का, वो बेचारे खरीद तो सकते नहीं, उनका पैसा तो है। ठीक है। तो पेट, इनको भी अगर आप, खाना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबको चाहिए। ठीक है, हमको भी, इंसानों को भी चाहिए, जानवरों को भी चाहिए, सबको चाहिए। तो जो आपका खाना है उसमें इन्फ्लेशन देखने के लिए दो अलग से इंडेक्स होते हैं, WPI फूड इंडेक्स और CPI फूड इंडेक्स। इन दोनों की हेल्प से हमें पता चलता है कि फूड इन्फ्लेशन कितना है। WPI आपका होलसेल में दिखा देगा और ये आपका रिटेल में दिखा देगा। ठीक है। तो दो तरह के फूड इंडेक्स होते हैं, ये भी याद रखना। WPI भी होता है, वो सिर्फ आपको फूड वाले में दिखाएगा, नाम से ही पता चल रहा है। ओके। अब WPI में 3 ग्रुप है। ठीक है। ये 3 ग्रुप आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखो अच्छी बात है, नहीं रखो और अच्छी बात है। तो ये 3 ग्रुप आपके कौन कौन से हैं? पहला है प्राइमरी आर्टिकल्स, सेकंड है फ्यूल एंड पावर, एंड थर्ड इज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। देखो जो आपका ये बास्केट है, अब मैं सारे प्रोडक्ट ऐसे डाल दूंगा तो ये तो काफी क्या हो जाएगा आपका, एकदम रैंडम अजीब सा हो गया। ठीक है। इसलिए इनमें अरेंजमेंट किया हुआ है, अलग अलग ग्रुप बनाए हैं। तो यहाँ पे 3 ग्रुप बनाए गए। पहला प्राइमरी आर्टिकल्स, प्राइमरी आर्टिकल्स में क्या आता है, फूड आर्टिकल्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, मिनरल्स। ठीक है। इस सेकंड में क्या आता है, LPG और पेट्रोल, फ्यूल एंड पावर से पता ही लग रहा है आपको। और थर्ड में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे शुगर, ठीक है, टेक्सटाइल्स। ये तीन अब इन तीनों का अलग अलग वेटेज है। ठीक है, तीनों का अलग अलग वेटेज है। वो वेटेज आप किस तरीके से दिया गया है कि कौन सी चीज ज्यादा यूज होती है, उस हिसाब से अलग अलग वेटेज दिया गया है। तो अगर आप वेटेज देखो तो ये देखो। ठीक है। ये आपका, ये टेबल आपको याद नहीं रखनी, इसमें क्या याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। अलग अलग, ये पहले आप कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, 2004-5 में क्या था और 2011-12 में क्या। पहले वेट को कंपेयर कर रहे हैं, किसको वेट दिया गया था कितना। दूसरा नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे और आज की डेट में नंबर ऑफ आइटम्स कितने। ठीक है। तो अगर आप देखो तो वेट तो टोटल तो 100 ही रहेगा, वेट हमेशा वेट 100 ही होता है टोटल। तो इसमें भी 100 ही रहेगा सारी कमोडिटीज का। उस समय 676 थे आइटम और आज की डेट में कितने हो गए, 697। तो आपको ये याद रखना है, बड़े हैं आइटम्स, बड़े। पहला पॉइंट ये। ठीक है। वो लिख देगा स्टेटमेंट कि नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज और डिक्रीज इन WPI, तो नंबर ऑफ आइटम्स बढ़े। अब प्राइमरी आर्टिकल्स का वेट पहले था 20.12। इनका वेट बढ़ता घटता किस हिसाब से, कंजम्पशन पैटर्न के हिसाब से। वो डेटा कौन उठा के देता है इनको, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर। आप मुझसे ये मत पूछना कि ये वेट क्यों बढ़ाया, वो उसने अपना सर्वे किया उस हिसाब से बढ़ाया। ठीक है। तो इसका वेट बढ़ा है, मतलब इसका यूज ज्यादा बढ़ा है, तो यहाँ पे वेट बढ़ा है। और वेट बढ़ा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स भी बढ़े। अब आप आ जाओ फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर में आप देखो तो यहाँ पे आपका वेट ज्यादा था लेकिन यहाँ पे वेट कम हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने LPG प्रोवाइड करा दिया। आज की डेट में वो वुड, केरोसिन वगैरह का यूज कम करते हैं, तो यहाँ पे इसका वेट इसलिए कम हो गया।
और यहाँ पे 19 से आइटम 16 हो गए। आज की डेट में कहाँ इतनी बूट्स वगैरह का यूज होता है या केरोसिन वगैरह का यूज होता है, नहीं होता है इतना। क्लीन हमने वो प्रोवाइड करा दी ना हर जगह, प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम वगैरह। तो यहाँ पे वेट आप ये सेकंड रो में आप देखो फ्यूल एंड पावर में, आप लॉजिकली भी सोचो तो ये कम हुआ है इनका वेट। थर्ड में आप आ जाओ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, इनका भी वेट थोड़ा सा कम हुआ है, ज्यादा फर्क नहीं आया है, थोड़ा सा वेट कम हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ आइटम्स बढ़े, क्योंकि आपको पता है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में नई नई वेरायटी आती है, ठीक है, नई नई चीजें मैन्युफैक्चर होती है तो नंबर ऑफ आइटम्स तो ज्यादा इंक्लूड करेंगे। लेकिन यहाँ पे वेट थोड़ा सा कम हुआ है, यानी कि इनका जो कंजम्पशन है ज्यादा फर्क नहीं है, 64.97 और 64.23 में ज्यादा फर्क नहीं, थोड़ा सा फर्क है। तो ये सारा डेटा आपको कौन देता है, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर। तो आपको इस टेबल में क्या याद रखना है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं आज की डेट में टोटल, बड़े हैं। सेकंड में प्राइमरी आर्टिकल्स में सब बड़ा है, देखो पहली और सेकंड रो में आप देखो, फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड रो में आप देखो, ये जो होता है ऐसे जो चीज होती है ना उसको रो कहते हैं, ऐसे हो, ठीक है, और ऐसे वर्टिकल को कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो पहले वाली रो में अगर आप देखो तो आप देखो तो आइटम्स बड़े ही हैं, सेकंड में भी सब कुछ बड़ा है, ठीक है, थर्ड में सब डिक्रीज हुआ है और फोर्थ में एक डिक्रीज हुआ है, एक, ठीक है। अब आपको इसमें पेपर के लिए याद रखने हैं ये सारा पैटर्न, पैटर्न याद रखना है आपको, वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, एक वैल्यू याद रखनी है 697, बाकी आपको सिर्फ पैटर्न याद रखना है कि कौन सी चीज बड़ी है कौन सी चीज घटी। अगर आप यहाँ पे देखो नंबर ऑफ आइटम्स में, अगर आप एक पैटर्न बनाना चाहो नंबर ऑफ आइटम्स में, आपको इतना याद रखना है कि सब कुछ बड़ा है सिर्फ फ्यूल एंड पावर को छोड़, तो नंबर ऑफ आइटम्स आपका खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे सब कुछ घटा है सिर्फ इस वाले को छोड़, क्योंकि वो 100 तो 100 ही रहने वाला है, ओके। तो ये आपको इस तरह से याद रखना, ठीक है, क्लियर है। अभी मैंने बताया ना वेट, वेट सारा का सारा इस हिसाब से मेजर होता है कि कितना उसको यूज करते हो आप, जिसको ज्यादा यूज करोगे उसका वेट ज्यादा दिया जाता है, जिसको कम यूज करते हैं उसको कम वेट दिया जाता है। और ये वेट सारा कौन देता है, ये सारा आपका ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर देता है, ठीक है, वहां से मिला है ये सारा, मैंने नहीं दिया है वेट, ठीक है। हिबा क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट। मैंने आपको पहले बोला था ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर देता है ये सारा डेटा, मेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं, ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। आप ये नहीं बोल सकते सर आपने ये डेटा लेके आया, मैं नहीं लेके आया, ये सारा किसी बुक में देख लो ये डेटा है, ठीक है, मैंने तो आपको समझाया भी नहीं, बाकी तो आपको बोलेंगे कि खुद पढ़ लेना और समझ लेना, ठीक है। तो WPI, अब प्राइमरी आर्टिकल्स में क्या आते हैं, फ्यूल एंड पावर में क्या आते हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में क्या आते हैं, वो यहाँ पे रामायण सारी दी हुई है, आपको मैं एक बार बता देता हूँ, बाकी ये पेपर के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइमरी आर्टिकल्स में पहले फूड आर्टिकल्स, फूड आर्टिकल्स में क्या आते हैं, सीरियल्स एंड पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क, एग, मीट एंड फिश, स्पाइसेस, टी, कॉफी, ठीक है, उससे पढ़ लेना एक बार, बाकी ये पेपर में नहीं पूछेगा कोई भी। अब इसमें नॉन फूड आर्टिकल्स में क्या आते हैं, ये अभी प्राइमरी चल रहा है, ठीक है, इसमें फाइबर्स, काम की चीज देख चुके हैं हम, ऑयल सीड्स, फ्लावर्स, रबर, कॉटन, ग्राउंड नट, रॉ सिल्क, ठीक है। इसके बाद मिनरल्स, प्राइमरी आर्टिकल्स ही चल रहा है, मिनरल्स में क्या आते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, और क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। अब आप कहोगे कि ये तो फ्यूल में भी, फ्यूल एंड पावर में भी आते हैं, नहीं, वहां पे ये प्राइमरी है, क्रूड ऑयल, इससे निकलेगा सब कुछ, यहाँ से निकलता है, इसलिए प्राइमरी में आता है। फ्यूल एंड पावर में आपका पेट्रोल डीजल वो सब आए। अब फ्यूल एंड पावर में आ जाओ, सेकंड वाला जो था आपका, उसमें आपके आते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कोल, मिनरल ऑयल्स, उसमें क्या आता है, नेफ्था, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो आपके हवाई जहाज में डलता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल कुछ नहीं होता, व्हाइट कैरोसिन, हवाई जहाज इसी से चलता है, ठीक है, व्हाइट कैरोसिन, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ठीक है। इसी पे, इसी की वजह से आपके टिकट इतने महंगे, क्योंकि इस पे ना सेंटर और आपका स्टेट दोनों बहुत ज्यादा टैक्स है। हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा टैक्स है एटीएफ पे, इसलिए हमारे यहाँ पे इतने महंगा है सफर फ्लाइट में। अगर आप बाहर जाओगे तो फ्लाइट इतनी महंगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे एटीएफ जो है, एटीएफ पे बहुत कम टैक्स है,
ठीक है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। फिर हाई स्पीड डीजल, एचएसडी हाई स्पीड डीजल, केरोसिन, एलपीजी, पेट्रोलियम कोक, ये सब किस में आते हैं, फ्यूल एंड पावर। ठीक है, अब आप आ जाओ लास्ट, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जो जो मैन्युफैक्चर आप कर सकते हो। ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, बीवरेजेस हो गए, टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए, पेपर वाले हो गए, लेदर वाले हो गए, मशीन टूल्स हो गए, वियरिंग एपरल्स हो गए, जो आप कपड़े उपड़े पहनते हो। ठीक है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग। अब इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूजिंग लास्ट ईयर्स फॉर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे आपके पेपर में कोई नहीं पूछेगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि क्या तरीका है इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है उसमें तो किसी, तो अगर आप देखें तो ये लास्ट ईयर फॉर्मूला एक जर्मन स्टैटिस्टिशियन थे, उन्होंने दिया है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लास्ट ईयर फॉर्मूला क्या है, समझो बात को आप। जैसे मान लो अभी तक हम कहते आ रहे थे कोई चीज 110 रुपए की, मान लो कोई चीज 100 रुपए की और वो बाद में 110 की होगी, तो हम बोलेंगे इसमें 10 रुपए का चेंज है। तो इस हिसाब से इसमें कितना परसेंट इन्फ्लेशन आ गया, 10%। इन्फ्लेशन हम हमेशा किससे देखते हैं, जो इनिशियल वैल्यू से देखते हैं। जैसे मान लो कोई चीज आपकी 500 की और ये 500 की आपकी 600 की। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का चेंज आया, 100। तो 100 इसका कितना परसेंटेज है, 20%। अब होपफुली आपको परसेंटेज निकालना आता होगा। ठीक है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो यानी कि इन्फ्लेशन हमेशा हम इनिशियल वैल्यू से देखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया है हमने, जब WPI और CPI हम देख लें, तो वहां जब हम वो देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट, तो क्या हम सारे प्रोडक्ट्स यूनिफॉर्मली यूज करते हैं? क्या मैं रोज एक कार खरीदता हूँ, या रोज मैं मान लो एक टीवी खरीदता हूँ, या रोज मैं एक एसी खरीदता हूँ, या रोज मैं एक साबुन खरीदता हूँ? नहीं ना, इन सब का जो आपकी फ्रिक्वेंसी है खरीदने की वो अलग अलग है। किसी को आप डेली खरीदते हो, जैसे वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स आप डेली खरीदते हो। सोप है, सोप आप वीक में एक दिन, 4 दिन में एक दिन खरीदते हो। टीवी आप साल में 10 साल में एक बार खरीदते हो। एसी आप 4 साल 5 साल में एक बार खरीदते हो। कार आप 8 10 साल में एक बार खरीदते हो। यानी इन सब में अगर मेरे को इन्फ्लेशन देखना है तो क्या मैं इस तरीके से देख सकता हूँ कि सबका मैं सेम तरीके से ट्रीट करूँ? नहीं, सबको मैं सेम तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता। मुझे सबको अलग अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। अलग अलग तरीके से ट्रीट करने का मतलब है मुझे सबको, आपकी इनिशियल वैल्यू पे चलेंगे अभी, ये समझो। ठीक है, आई विल गिव यू टाइम। ठीक है, डाउट पूछने के लिए। यहाँ पे आपका इन सबको मैं एक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता। क्यों ट्रीट नहीं कर सकता, क्योंकि अलग अलग तरीके से हम अलग अलग चीज को यूज करते हैं, तो इसलिए मुझे सबको वेट देना पड़ता है। वेट हम किस हिसाब से देते हैं कि किस चीज को आप कितना फ्रिक्वेंटली यूज करते हो। जिसको आप ज्यादा यूज करोगे उसको ज्यादा वेट मिलेगा। जिसको आप रेयर, अगर मैं इनमें से देखूं, इनमें सबसे ज्यादा वेट मिलना चाहिए मेरे सूप, या अगर वेजिटेबल्स भी इंक्लूड कर लो तो सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स को मिलना चाहिए, क्योंकि ये मैं डेली यूज करता हूँ। तो इसमें अगर इन्फ्लेशन आएगा तो ये मेरे पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। सोप को उसके बाद मिलेगा। और अगर सोप ज्यादा महंगा भी हो गया तो नहीं करेंगे यूज। अगर टीवी बहुत महंगा है तो नहीं करेंगे, एसी बहुत महंगा है तो नहीं करेंगे, लेकिन वेजिटेबल्स तो आपको खानी है, तो वेजिटेबल्स को आपको वेट देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वेजिटेबल्स को सबसे ज्यादा वेट देंगे। जो चीज ज्यादा यूज होगी उसको ज्यादा वेट देंगे, जो चीज कम यूज होगी उसको कम वेट देंगे। तो अब पिक्चर में दो चीजें आ गई मेरे पास, एक तो उसकी प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ और एक उसका वेट। अगर मैं सिंपली देख लूं कि इस टाइम इतनी प्राइस थी और इस टाइम इतनी प्राइस थी, तो वो मेरे को रियल पिक्चर नहीं देगी। जैसे ऊपर मैंने देखा यहाँ, अगर मैं यहाँ पे तो एक ही आइटम था, मान लो मैं ऐसे करूँ, इसको हटा रहा हूँ एक मिनट, ऐसे करूँ कि मेरे को 10 रुपए केजी वेजिटेबल मिल रही है। ठीक है, 10 रुपए केजी वेजिटेबल। ठीक है, और मान लो मेरे को 30 रुपए का सोप मिल रहा है। और मान लेते हैं एक कोई और आइटम मान लेते हैं, तो 60 रुपीज का कोई भी आप XYZ कोई भी आइटम। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्फ्लेशन आने की वजह से ये 10 रुपए की थी, ये हो गई आपकी 15 की वेजिटेबल।
ये जो आपका 30 का था, ये 30 का आपका हो गया 40 का, 40 का हो गया आपका 100, और ये जो आपका 60 का था ये मान लो हो गया 75, 75 का ये एक्साइज। अगर आप इनका टोटल लो तो ये हो गया 100, और अगर आप इनका टोटल लो तो ये 90 और 40 130। अब 130 ये हो गया, और ये अगर मैं इनमें इन्फ्लेशन देखूं तो 100, ये 30 इसका कितना परसेंट हो गया, 30% इन्फ्लेशन है। क्या ये सही तरीका इन्फ्लेशन निकालने का? नहीं। क्यों सही तरीका नहीं है? क्योंकि वेजिटेबल का वेट अलग होगा, सोप का वेट अलग होगा, और इसका वेट अलग होगा। अगर मैं इस तरीके से इन्फ्लेशन निकालता हूं तो इसका मतलब तो ये है कि रोज में इन सबको मैंने सेम वेट दे दिया। लेकिन सेम वेट कैसे दे सकते हो? आप वेजिटेबल रोज यूज करते हो, लेकिन सोप रोज थोड़ी ना यूज करते हो। ये जो 60 रुपीज में कोई भी चीज मैंने मानी, ये रोज थोड़ी ना यूज करते हो। मान लो यार टूथब्रश मान लो, टूथब्रश रोज थोड़ी ना खरीदते हो, यूज तो करते हो लेकिन रोज थोड़ी ना खरीदते हो। आप महीने में 2 महीने में एक बार खरीदते हो। तो ये जो इनका वेट है, वेजिटेबल का वेट सबसे ज्यादा होगा, इसका वेट उससे कम, इसका वेट सबसे कम। तो वेट को भी मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। जब मैं वेट को कंसीडर करके निकालता हूं तभी वो रियल इन्फ्लेशन निकलेगा, और उसको कहते हैं हम, जो वेट कंसीडर करके निकालते हैं वो है लास्ट ईयर्स फॉर्मूला। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आपको लास्ट ईयर्स फॉर्मूला वाला कंसेप्ट क्लियर है कि वेट आपको कंसीडर करना है, क्योंकि ये आपको रियल पिक्चर नहीं देगा, क्योंकि सबका वेट अलग अलग है। अब देखो आप लास्ट ईयर फॉर्मूला क्या है, ये देखो, ये एक आपके लिए एग्जांपल है। ठीक है, मान लो कोई ए आइटम है, उसका वेट 30 है, ये वेट दे रहे हैं सबसे पहले। बी आइटम है, उसका वेट 60 है, और सी आइटम है, उसका वेट 10। ठीक है, ये वेट मान लो ए आइटम आपका क्या है, अभी जो मैंने दिया आपका सोप मान लो, ये आपका क्या मान लो, आप टूथब्रश मान लो। नहीं, सबसे ये वेजिटेबल है, वेट जिसका ज्यादा होगा ये वेजिटेबल है, और ये आपका मान लो कोई भी शूज मान लो, यहाँ प्राइस है। ठीक है, अब देखो 2011-12 बेस ईयर है, वहां पे इनकी प्राइसेस पड़ी होंगी। उस समय ये 10 रुपए का आता था, वेजिटेबल मान लो आपकी 50 रुपए की आती थी, और ये आपका 1000 रुपए का जूता। अब क्या हुआ, प्राइस बढ़ी आज की डेट में। अभी इसको 21 कर लो, 2020 का 21 कर लो, 21 में मान लो ये 15 रुपए का हुआ, ये 60 का हुआ, और ये आपका 1200 रुपए का। अब अगर मैं उसी हिसाब से निकालूं तो ये 1060 यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे 1275 टोटल। अगर इन दोनों के हिसाब से मैं इन्फ्लेशन निकालूं तो क्या वो इन्फ्लेशन मुझे रियल पिक्चर देगा? नहीं, क्योंकि आपने ये वेट को तो कंसिडर ही नहीं किया भाई। ये वेट का क्या मतलब है? तो लास्ट ईयर क्या कहता है कि आपको वेट को भी कंसिडर करना है। तो वेट को कंसिडर कैसे करना है? ये जो वेट है, ठीक है, इसको कैसे कंसिडर करना है? सबसे पहले आप इन दोनों को डिवाइड करो, इसको और इसको। जो आपकी करंट ईयर की प्राइसेस है और जो आपकी बेस ईयर की प्राइसेस है, इन दोनों को डिवाइड करो। तो 15 में अगर 10 का डिवाइड देंगे तो 1.5 आएगा। अगर 60 में 50 का डिवाइड देंगे तो 1.2 आएगा। करके देख लेना घर पे, यही आएगा। और 1200 में 1000 का डिवाइड देंगे तो 1.2 आएगा। इसको उसने नाम दिया आर, प्राइस रेशियो। तो पहला काम आपने क्या करना है, करंट ईयर की प्राइसेस को बेस ईयर की प्राइसेस से डिवाइड करना है, वो आपको प्राइस रेशियो दे देगा। पेपर में नहीं पूछेगा, अभी के लिए जो ये टेबल समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, आपके शायद एक दो पेपर उनमें स्टैट वगैरह भी होते हैं, ठीक है, उनमें इसी तरीके से काफी चीजें होती हैं। अब क्या करो, इस वेट को इस आर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। ये आर निकला ना आपका, ये आर है, और ये आपका डब्ल्यू वेट है। अब क्या करो, आप आर इंटू डब्ल्यू करो। आर इंटू डब्ल्यू किया तो 1.5 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 45। अगर आप 1.2 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72, और अगर आप 1.2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4। अब आप इनका टोटल निकालो, 129 आएगा। ठीक है, पहले आपका वेट कितना था यहाँ पे 100, वो तो हमेशा 100 ही रहने वाला है। ये टोटल वेट तो हमेशा 100 रहेगा। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 29। तो आपके सिस्टम में कितना इन्फ्लेशन है, 29%। ये कहलाता है लास्ट ईयर्स फॉर्म।
तो लास्ट ईयर फॉर्मूला में वी कंसीडर द वेट ऑफ ऑल द कमोडिटीज। ठीक है, नहीं याद नहीं रखना है इसे, कुछ याद नहीं रखना है इसे, इसको ऐसे भूल जाओ। वो गाना नहीं है भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, बस एक ही बात ना भूलिए। ठीक है, वो वाला गाना याद करके और इसको भूल जाओ। ठीक है, तो ये आपका लास्ट ईयर फॉर्मूला। क्लियर? अब देखो आगे के काम। ये देखो, सबसे पहले हमने अपने पुराने वाले तरीके से निकाला इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन निकालने का तरीका क्या होता है? फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100। ये मैंने आपको बताया था। तो अगर आप देखो ये वाला, यहाँ पे अगर हम क्रूड फॉर्म में निकालें तो ये 1275 माइनस दिस, इस तरीके से तो निकलेगा 1275 माइनस 1060 डिवाइडेड बाय 1060 इनटू 100। अगर आप इस तरीके से निकालते हो ये देखो, तो आपका कितना इन्फ्लेशन आता है? 20.3%। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने वेट को कंसिडर किया। अगर आप वेट को भी कंसिडर करोगे तो फिर आपका फॉर्मूला ये बनता है। WPI क्या बनेगा आपका फॉर्मूला? जो आपका फाइनल वेट आया 129 माइनस इनिशियल वेट डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट इनटू 100, तो आपका WPI कितना आ गया? 29। ये है लास्ट ईयर फॉर्मूला से कैलकुलेशन। तो आप WPI निकाल लो, आप CPI निकाल लो, आप IIP निकाल लो, तीनों के लिए हम लास्ट ईयर फॉर्मूला यूज करते हैं। तो पेपर में अगर कोई पूछे कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए, दैट इज लास्ट ईयर फॉर्मूला। तो R आपको क्या दे रहा है? प्राइस इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इन बेस ईयर, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। और वेट क्या दे रहा है? वेट असाइन टू ईच। ठीक है, इस फॉर्मूले में किसी को कोई दिक्कत हो यू कैन, आपको इसमें कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो लास्ट ईयर फॉर्मूला हम यूज करते हैं किसके लिए? WPI CPI ये निकाल। अब WPI फूड इंडेक्स मैं आपको समझा चुका हूँ, घर जाके स्लाइड पढ़ लेना। ठीक है, फूड इंडेक्स निकालोगे तो जितने जितनी जगहों पे फूड आ रहा है आपका, फूड कहाँ कहाँ आता है? एक तो प्राइमरी आर्टिकल्स में फूड था। ठीक है, प्राइमरी आर्टिकल्स में था आपका, और दूसरा कहाँ है? मैन्युफैक्चर्ड में भी आएगा। ठीक है, तो दोनों जगहों का आप निकाल लो। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी तो होते हैं जो हम खाते हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स वाले फूड आइटम्स और मैन्युफैक्चर। तो जो फूड आर्टिकल्स अंडर प्राइमरी आर्टिकल है उसको वेट दिया है ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर ने 15.26, और जो मैन्युफैक्चर्ड वाले हैं उनको दिया 9.12। तो इन दोनों का टोटल वेट कितना आता है? 24.38। तो इससे इसमें इन्फ्लेशन देख लो और कैलकुलेट कर लो, वो आपको क्या दे देगा? WPI फूड इंडेक्स। तो WPI फूड इंडेक्स में आपको पेपर के लिए क्या याद रखना है? इसमें कौन कौन सा फूड इंक्लूड होता है? प्राइमरी आर्टिकल्स वाला और मैन्युफैक्चर्ड वाला। फ्यूल एंड पावर को तो आप खा नहीं सकते, तीन ही तो पार्ट में बट डिवाइड किया हमने, प्राइमरी, फ्यूल एंड पावर एंड थर्ड इज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। तो आप प्राइमरी आर्टिकल्स में फूड आर्टिकल्स आते हैं, हमने देखा अभी, और आपके मैन्युफैक्चर्ड में भी फूड आर्टिकल्स आते हैं, आप खाते हो। ठीक है, जैम वगैरह आप खाते ही, वो भी मैन्युफैक्चर्ड में, बटर वगैरह। लेकिन फ्यूल एंड पावर तो खा नहीं सकते। तो इन दोनों का जो फूड आर्टिकल्स है उनको आप इंक्लूड करके उनमें जो इन्फ्लेशन निकालते हो WPI फूड इंडेक्स देता है, और उसका टोटल वेट है 24.38। याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखो कि WPI फूड इंडेक्स में कौन कौन से फूड आर्टिकल्स इंक्लूड होते हैं। तो आप लॉजिक भी लगाओगे तो फ्यूल एंड पावर वाला तो इंक्लूड हो नहीं सकता, तो कौन से इंक्लूड होगा? प्राइमरी या मैन्युफैक्चर। ठीक है, अब WPI वर्सेस GDP। WPI और GDP में क्या डिफरेंस है? WPI और GDP में ये डिफरेंस है कि जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो सिर्फ 4 सेक्टर्स को कवर करता है। ठीक है, WPI आपके सिर्फ 4 सेक्टर्स को कवर करता है: एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। 4 को ही कवर करता है सिर्फ। बाकी जो सेक्टर्स हैं आपके, और पर्टिकुलरली जो सर्विस सेक्टर है, देखो हमने जो भी बात करी उसमें सर्विस का कहीं नाम नहीं लिया, सर्विस सेक्टर को WPI इंक्लूड नहीं करता, इसलिए WPI आपको रियल पिक्चर नहीं देगा कभी, ना तो आपकी इकोनॉमी की रियल पिक्चर देगा, ना इन्फ्लेशन की देगा, क्योंकि WPI में सारी चीजें इंक्लूडिंग होती है। जो सर्विस सेक्टर है वो सिर्फ कहाँ पे इंक्लूड होगा? आपका GDP। यहाँ पे आपका सर्विस सेक्टर इंक्लूड नहीं होता, इसलिए हम GDP हम सबसे, इसलिए GDP हम पढ़ते हैं। और GDP भी आपको रियल पिक्चर नहीं देता है, रियल पिक्चर आपको GNP देगा, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे WPI और GDP में क्या डिफरेंस है, इतना से याद रखो, WPI सारे सेक्टर्स को कवर नहीं करता, GDP सारे सेक्टर्स को कवर करता है, इसलिए WPI रियल पिक्चर नहीं देगा आपको, GDP आपको रियल पिक्चर देगा।
नाउ सेकंड इज सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज वेरी सिंपल, ठीक है, आधे से ज्यादा तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। सीपीआई इज वेरी इजी, ठीक है। तो सीपीआई देखो आप, पहले क्या था आपका सीपीआई, आपका तीन तरीके का तो मैंने आपको बताया, एक दो तीन। एक और होता था, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज का मतलब ये है, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज कौन होते हैं, जो अपनी 50% से ज्यादा इनकम, जैसे मान लो मैं 1 लाख कमाता हूँ, तो 1 लाख में से मैं 50,000 से ज्यादा जो कमाता हूँ वो एग्रीकल्चर के अलावा बाकी रिसोर्सेज से कमाता हूँ। समझ गया बात? अगर कोई भी अपनी इनकम का 50% से ज्यादा किसी और सोर्स से कमाता है अदर देन एग्रीकल्चर, अदर देन एग्रीकल्चर, तो उसको हम कहेंगे अर्बन नॉन मैनुअल। देखो अर्बन मतलब अगर आप 50% एग्रीकल्चर से ज्यादा, 50% से ज्यादा एग्रीकल्चर के अलावा जो रिसोर्सेज उनसे कमा रहे हो, तो बोला आप अर्बन एरिया में रहते हो, क्योंकि अगर आप रूरल में रहते हो तो आपका सोर्स क्या होगा, एग्रीकल्चर ही होगा। और नॉन मैनुअल, जो आपके एग्रीकल्चर पे काम होता है वो कैसा होता है, मैनुअल, तो इसलिए इसको नाम दिया गया अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। तो अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज का मतलब था जो एग्रीकल्चर के अलावा अपनी 50% ज्यादा इनकम कमाते हैं, उनको अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय बोलते हैं। इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया क्योंकि इसके आगे अब हम सीपीआई, रूरल, अर्बन और कंबाइंड लेके आ चुके हैं। तो ये तीन अभी भी है, ये तीन अभी भी है। और इसमें हमारे डिस्कशन का सबसे इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इस अभी इसका बेस ईयर चेंज किया गया है 2016, सबसे लेटेस्ट बेस ईयर इसी का, ये आईडब्ल्यू, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। और इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो आपका सीपीआई है वही आपका डियरनेस अलाउंस फिक्स करने में हेल्प करता है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स में सारे वर्कर्स आ गए, तो कितनी महंगाई चल रही है सीपीआई के हिसाब से, उस हिसाब से ये जो वाला जो सीपीआई आईडब्ल्यू है ये बताएगा कि कितना डीए करने की जरूरत है। समझ गए? इसलिए इसको अभी क्या किया, रिवाइज किया है। क्यों रिवाइज किया है? क्योंकि पहले जो आपका 2001 इसका पहले बेस ईयर था, तो 2001 में कुछ अलग सीन था, अलग इन्फ्लेशन था, अलग तरीके के कंजम्पशन पैटर्न था। अब चेंज हो गया सब कुछ, अब आपकी जो है वो मतलब कंजम्पशन नीड्स अलग हो गई है, तो उस हिसाब से इसको चेंज किया गया। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो आपका 4 तरीके का था, लेकिन इसमें इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ये 3 है। और बाकी 3 और आगे आएंगे, रूरल, अर्बन एंड अर्बन। और इनको कौन करता है आपका, ठीक है, ठीक है। अब इनमें दिक्कत क्या थी, ये दिक्कत यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, ये देखो क्या प्रॉब्लम है इनमें। देखो जो आपका हम क्यों लेके आए, रूरल, अर्बन और कंबाइंड क्यों लेके आए, इसलिए लेके आए। देखो यहाँ पे जो रूरल वाला है, जो आपका सीपीआई रूरल लेबरर्स है, वो सिर्फ उनकी महंगाई, उनके वहाँ पे एरिया में कितना किस तरह का कंजम्पशन पैटर्न है वो बताएगा। आपका एग्रीकल्चर वाला एग्रीकल्चर का बताएगा, इंडस्ट्रियल वाला इंडस्ट्रियल का बताएगा, लेकिन टोटल रूरल में कितना, टोटल अर्बन में कितना, टोटल कंबाइंड कितना, वो नहीं पता चलेगा। इसलिए आपको जो पूरा पता करने के लिए हम क्या लेके आए, ये 3, ठीक है, क्लियर? तो ये आपका, तो सॉल्यूशन क्या निकाला गया, ये सॉल्यूशन निकाला गया। जो आपका एनएससी है, जो अभी मैंने बात की, एनएससी, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, जिसकी अब ऑटोनॉमी एक तरह से खत्म सी हो गई है, उसने अपनी 2001 की रिपोर्ट में क्या बोला कि सीपीआई फॉर रूरल एंड अर्बन एरिया निकालने की जरूरत है, तो ताकि वो रियल पिक्चर दे सके। फिर इस रिकमेंडेशन को आपकी एक स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस की, उसने भी माना 2009-10 में। फिर बाद में सीएसओ ने 2011 से रूरल, अर्बन और कंपनी, ये तीनों अलग अलग निकालने उसने शुरू कर दिए, ठीक है, जनवरी 2011 से। ये आपको रियल पिक्चर देता है, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज करने लगे, कौन करता है, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, सीएसओ। मैंने आपको पहले भी बोला कि सीएसओ करता है डेटा, लेकिन वो पार्ट किसका है, एनएसओ। कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, मोस्टली, ओके। तो सीपीआई रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड, ठीक है। तो नोडल ऑफिसर कौन है इसके लिए, रूरल, अर्बन और कंबाइंड, इनको कौन निकालता है, एनएसओ। नोडल ऑफिसर तो वही है, उसके अंडर सीएसओ आता है, और ये भी मंथली बेसिस पे रिलीज होते हैं।
और इसका बेस ईयर क्या है 2000। देखो सीपीआई में जो बेस ईयर होगा ना वो कभी इस तरीके से नहीं होगा 2004-5, उसमें एक पर्टिकुलर ईयर बेस ईयर होता है 2012। ठीक है, वो पिछले साल को मतलब उस तरह से नहीं लेते हैं, वो एक पर्टिकुलर ईयर को कंसिडर करते हैं हमेशा पूरे। ठीक है, तो ये आपका है क्योंकि जनवरी से निकालते हैं ना, देखो पीछे देखा आपने, ये जनवरी 2011 से ये फर्स्ट मंथ से निकालते हैं, जबकि बाकी में क्या होता है आपका फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है। ओके, और ये जो आपके IW, AL और RL, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये तीनों कौन निकालता है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो शिमला, लेबर ब्यूरो शिमला। ये याद रखना यार, ये बहुत बार पेपर में पूछा है यूपीएससी में भी, बाकी पेपर्स में, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि सारे सीपीआई आपका CSO निकालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। सीपीआई, IW, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर, ये आपका कौन निकालता है, ये आपका निकालता है शिमला। ठीक है, लेबर ब्यूरो शिमला, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। इनमें जो सबसे पुराना है वो है आपका IW, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अब आप सोचोगे इसका बेस ईयर तो 2001 है, इसका बेस ईयर 1986-87 है, और इन दोनों का बेस ईयर ये सेम है, तो फिर ये पुराना कैसे हो गया, क्योंकि ये सबसे पुराना यही है। अभी आगे देखते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं। तो ये जो आपका सीपीआई IW है, ये किस लिए यूज होता है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डियरनेस अलाउंस। अभी मैंने आपको डियरनेस अलाउंस बताया था क्या होता है, और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के डियरनेस अलाउंस को कैलकुलेशन के लिए किसको यूज किया जाता है, सीपीआई IW, और इसीलिए अभी हमने इसको रिवाइज कर दिया। और सीपीआई AL किसके लिए यूज होता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट वेजेस के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है, हम देखते हैं ना मनरेगा वगैरह में वेजेस वगैरह बढ़ाए हैं। ठीक है, और रूरल लेबर्स के लिए ये आपका बेस, इन दोनों के लिए बेस ईयर सेम है, एग्रीकल्चर और रूरल लेबर, इन दोनों के लिए वेजेस आपके ये बेस ईयर सेम है आपका 1986-87। बेस ईयर याद रखना पेपर के लिए, इन दोनों के लिए बेस ईयर सेम है। इसके लिए 2001 है, लेकिन उसको आप रिवाइज करके 2016 कर दिया। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स में क्या पूछेगा, कौन रिलीज करता है, और दूसरा इसका बेस ईयर क्या है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन रिलीज करता है, बेस ईयर क्या है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो सारा थियरी। ठीक है, आगे चलते हैं। सीपीआई के कंपोनेंट, जैसे अभी हमने WPI के कंपोनेंट देखे थे, प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर, और तीसरा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहला है फूड एंड बेवरेजेस, उसको कितना वेटेज दिया गया है 45.86, सबसे ज्यादा। फिर सेकंड नंबर पे आपका हाउसिंग, हाउसिंग को 10.07, फ्यूल एंड लाइट 6.84, क्लोथिंग एंड फुटवेयर 6.53, पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट 2.38, मिसलेनियस 28.32। मतलब इनमें जो नहीं आए वो सारा मिसलेनियस। अब इसमें आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा वेट किसको दिया गया है, बस सबसे ज्यादा वेट किसको दिया गया है, सीपीआई कंबाइंड में, ये कंबाइंड है आपका रूरल और अर्बन वाला। सीपीआई कंबाइंड में सबसे ज्यादा वेट दिया गया है आपका फूड एंड बेवरेजेस को 45.86। नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, कई बार वो स्टेटमेंट फॉर्म में देगा कि हाईएस्ट वेट इज गिवन टू फूड एंड बेवरेजेस या कुछ और लिखा है। अब देखो हाउसिंग जो है, हाउसिंग में कमाल की बात क्या है, हाउसिंग में जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन सिर्फ अर्बन वाला देखो, कंबाइंड में आपका क्या आएगा, सीपीआई कंबाइंड में दोनों आएंगे, रूरल प्लस अर्बन। लेकिन ये जो हाउसिंग में इन्फ्लेशन है वो सिर्फ अर्बन वाला इंक्लूड किया जाता है, रूरल वाला नहीं, क्योंकि रूरल में हाउसिंग इन्फ्लेशन का कुछ मतलब ही नहीं। गांव में जाके कौन घर खरीद रहा है, ठीक है, गांव में कोई ऐसा होता ही नहीं है ना, वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज की रेट बहुत ज्यादा होती है ना, वहाँ पे रियल एस्टेट का कुछ है ऐसा गाँव में। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ विलेजेस की बिल्कुल। ठीक है, अब आप टाउन में डिस्ट्रिक्ट वो उनकी बात नहीं कर रहा, विलेजेस में। इसलिए विलेजेस का जो हाउसिंग इन्फ्लेशन है वो कभी काउंट नहीं किया जाता सीपीआई। ठीक है, हाउसिंग इन्फ्लेशन जो होता है वो कंसिडर नहीं किया जाता किसमें, सीपीआई रूरल, क्योंकि वहाँ हाउसिंग इन्फ्लेशन का मतलब ही नहीं। तो ये पॉइंट याद रखना, हाउसिंग इन्फ्लेशन इज नॉट कंसिडर्ड इन सीपीआई। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिग्निफिकेंस क्या है सीपीआई, सीपीआई का हम देख चुके हैं पहले, इन्फ्लेशन टारगेटिंग में आपको समझा चुका हूँ, 2 से 6% के बीच में रखना है, उसके लिए सीपीआई को हम यूज करते हैं। ये सब हम इन्फ्लेशन में पढ़ चुके हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए एंकर यही है। ठीक है, किसके बीच में रखना है, 2 से 6%। तो सीपीआई को यूज करते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग, और साथ में ये डियरनेस अलाउंस के लिए भी करते हैं। देखो सीपीआई IW दिखाता है,
वो डीए दिखाता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, लेकिन महंगाई तो यही दिखाता है सीपीआई। उस हिसाब से फिर यहाँ पे आपकी उस हिसाब से डियरनेस अलाउंस कैलकुलेट किया जाता है। तो डियरनेस अलाउंस के लिए यहाँ से महंगाई के आंकड़े लिए जाते हैं। सीपीआई आईडब्ल्यू, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये अभी आपका रिवाइज हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। आज तो ये टॉपिक खत्म नहीं होगा मेरे ख्याल से, कल करें, ठीक है। तो सीपीआई आईडब्ल्यू देख लेते हैं लास्ट, देखते हैं टाइम बचेगा तो वी विल सी आईआईपी आल्सो। सीपीआई आईडब्ल्यू में सिर्फ आपको काम की चीज याद रखने की होती है, इसका बेस ईयर चेंज किया गया है 2016 किया। क्यों किया गया आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, बेस ईयर क्यों चेंज करते हैं, ताकि जो चीजें आपको कंजम्पशन पैटर्न था वो अलग था, आज की डेट में अलग है। पहले महंगाई अलग थी, आज की डेट में महंगाई अलग है। पहले इंडस्ट्रियल पैटर्न्स अलग थे, आज की डेट में इंडस्ट्रियल पैटर्न्स अलग है। पहले अलग तरह की इंडस्ट्रीज होती थी, आज की डेट में अलग तरह की इंडस्ट्रीज है। तो उस हिसाब से जरूरत के हिसाब से बेस ईयर चेंज किया जाता है। तो कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वो हम देख चुके हैं, ठीक है। बेस ईयर 2016 कर दिया गया, ठीक है। इससे पहले क्या था 2001, मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये सबसे पुराना क्यों है? क्योंकि सबसे पहले ये 1944 में शुरू हुआ था, समझ गए आप बात को, इसलिए सबसे पुराना 1944 से चला आ रहा है। तो सबसे पहले इसका 1948 से 1949 किया बेस रिवीजन, फिर 1949 से 1960 किया, 1960 से 1982 किया, 1982 से 2001 किया और 2001 से 2016। रूल तो ये कहता है कि हर 5 साल में चेंज होना चाहिए। रूल यही कहता है कि हर 5 साल में चेंज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर 5 साल में कंजम्पशन पैटर्न डिफरेंट हो जाते हैं, इंडस्ट्रियल पैटर्न डिफरेंट हो जाते हैं, सब चीजें डिफरेंट हो जाती है। इन्फ्लेशन का 5 साल में बहुत इम्पैक्ट आ चुका है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या आपको पता है, ऐसे ढीला काम चलता रहता है। कभी आपका हेड नहीं है उस ऑफिस का, ठीक है, कभी मीटिंग नहीं हो पाई, कभी क्या हो गया, कभी कंसेंसस नहीं बन पाया। तो इस वजह से यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। नहीं, हर 5 साल में चेंज कर देते हैं बाहर की कंट्री। ऐसे ही आपका जो सिलेबस होता है, यूपीएससी का सिलेबस हो, किसी पीएससी का सिलेबस हो, वो भी हर 5 साल में चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हर 5 साल में हर चीजें चेंज होती है, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होता है, ठीक है। अब डायनेमिक हो चुकी है चीज, हर 5 साल में ये चेंज होना चाहिए बेस ईयर। लेकिन आप देख लो यहाँ पे पहला वाला जो था 1944 से 1949, वो टाइम पे चेंज हुआ। उसके बाद से सालों में देखो कितना गया था। अब 15 साल बाद इन्होंने बेस ईयर चेंज किया इसका। लेकिन अब ये बोल रहे कि हम 5 साल बाद करेंगे, कर लेंगे, ठीक है। तो सीपीआई आपका डीएनएस अलाउंस के लिए यूज होता है, मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो मिलता है पैसा, या वर्कर्स को जो मिलता है, ठीक है। और ठीक है, इसके अलावा इन्फ्लेशन भी मेजर करता है रिटेल प्राइसेस में, मिनिमम वेजेस फिक्स करने के काम में आता है, ठीक है। तो सारी चीजों के लिए इसको यूज करते हैं। कंपाइल्ड और मेंटेन कौन करता है? लेबर ब्यूरो, बता चुका हूँ, शिमला, ओके। अब ये नए कंजम्पशन पैटर्न को कवर करता है, बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है? नए कंजम्पशन पैटर्न को कवर करता है, ठीक है। अभी क्या वेटेज थोड़ा सा बढ़ा है, वो हम पाई चार्ट से देखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स आपके बढ़ गए, 463 हो गए, पहले कितने थे? 392 थे, ठीक है। ये याद रखना है कि नंबर ऑफ आइटम्स बढ़े, ये याद रखने की जरूरत है कितना हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ आइटम्स बढ़े। और अब लेबर ब्यूरो बोल रहा है कि हम हर 5 साल में इसको रिवाइज करेंगे, लेकिन मुश्किल ही लगता है। ये देखो, ये इसका पाई चार्ट। पहले देखो, यहाँ पे देखो, फूड एंड बेवरेजेस का पहले वेटेज कितना था? 46.2%। आज की डेट में उनका वेटेज कितना कर दिया? 39.17। अब देखो, आज की डेट में हम खाना उतना नहीं खाते हैं जितने हम पहले के लोग, बड़ा अच्छा उनकी डाइट होती थी। आज की डेट में हमारी डाइट बड़ी कम है, हम फिजिकल वर्क करते नहीं है, तो हमारी डाइट कम है, इसलिए उसका वेट कम है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, घर घर में महंगाई आई है, घर हर किसी को चाहिए, गवर्नमेंट ने भी प्रोवाइड कराया, तो घर का वेटेज पहले 15.27 था, अब घर का वेटेज बढ़ के 16.87 है। तो आपको ये वाला वेटेज याद रखना है, हाउसिंग हाउसिंग वाला वेटेज आपका बढ़ा है, ठीक है। बाकी आपको इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, फूड भी याद रखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से आपको पता चलता है फूड का वेटेज कम हुआ है, घर पे देख लेना इसको। मिसलेनियस आइटम्स का वेटेज बढ़ा है, आपका क्लोथिंग, बेडिंग एंड फुटवियर का वेटेज कम हुआ है, आपका फ्यूल एंड लाइट का वेटेज कम हुआ है। मैंने आपको पहले ही बता दिया ना कि पहले कैरोसिन वगैरह यूज करते थे, फूड वगैरह यूज करते थे, उसका वेटेज कम हो गया है। आजकल क्लीन सोर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो पान, सुपारी, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट, इनका भी कम हुआ है। लोग थोड़े समझदार हो गए हैं, आजकल सिगरेट पीना कम कर दिया। तो ये आपके दो पाई चार्ट कवर करते हैं, आपके 2001 को 2016 को, ठीक है। ये पाई चार्ट है, इसकी टोटल वैल्यू होती है 100। 100 किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर। ये हमारा यूज होता है जो हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से।
तो ये पाई चार्ट को अगर हम कंपेयर करें तो आपको पता चल रहा है इससे कि कौन सा वेट कम हुआ है, कौन सा ज्यादा हुआ है, आप घर जाके देख लेना। नहीं तो बेस ईयर रिवाइज कर रहे हैं ना भाई अब सनमदीप, हम बेस ईयर रिवाइज कर रहे हैं, तो बेस ईयर रिवाइज करेंगे तो जो न्यू वाला बेस ईयर है उसी को मानेंगे ना, जो लेटेस्ट वाला है उसको मानेंगे। अब हम रिवाइज करेंगे अगली बार तो हम 2016 के हिसाब से रिवाइज करेंगे। 1944 तो रिवाइज हो चुका है ना कब का ही, जो रिवाइज हो चुका है उसको वापस से पिक्चर में ला रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? सनमदीप, सनमदीप, हाँ, जो बेस ईयर रिवाइज हो चुका है उसको पिक्चर में क्यों ला रहे हो? वो तो खत्म हो गया, 1944 से हमने इसको रिवाइज किया, फिर 1949 हो गया, फिर 1949 से 1960 हो गया, 1960 1982, 1982 से 2001, 2001 से 2000। ये जो लिखी है रामायण, ये सारी, ये जो सारी कहानी लिखी है, तो ये सारी कहानी जो लिखी है वो इस चार्ट में मैंने आपको समझा दी है। इस कहानी को पढ़ने के लिए उसमें ये लिखा है कि इसका कम हुआ है, इसका बढ़ा है, ठीक है, इसका बढ़ा है, इसका कम हुआ है, तो वो आप चार्ट देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, इसमें पेपर में वो इतनी डिटेल में नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि सीपीआई आईडब्ल्यू की बेसियर क्या है, कौन कंपाइल करता है, कितने ज्यादा पूछ लेगा नंबर ऑफ आइटम्स बढ़े हैं या घटे, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, किस लिए यूज होता है डीएनएस वाला उसके लिए यूज होता है। ठीक है, इतना मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ता है, काफी लोग तो इस चीजों को पढ़ के नहीं जाते, लेकिन अब आपका पेपर में एक एक क्वेश्चन मैटर करता है आपके डेट में, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब सीधा सा मैंने आपको कल भी बताया था, कल क्या बताया था मैंने आपको, अभी इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जून 2021 तक डीएनएस अलाउंस को फ्रीज कर दिया गया। ये देखो यहाँ पे डेट लिखी हुई होगी, ये तो अभी इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे जाके जरूर इसका फर्क पड़ेगा। ठीक है, और डीए आपको मैंने कल बता दिया था 6 महीने में रिवाइज करते हैं। ठीक है, वो 6 महीने वाला मैंने कंसेप्ट ये लिखा हुआ, ये लाइन वही लिखी हुई है, ये सारे बोल बच्चन वही लिखा हुआ है। और नई सीरीज आई है तो ये सबके लिए यूजफुल होगी। ठीक है, ये आपको अच्छे से कंपेयर करने को देगी, इंटरनेशनल लेवल पे भी आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, और इन्होंने भी आपका जो आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एक कमिटी है कोई आईआरसी और एक एनएससी, इन्होंने भी बोला था कि ये जो बेस ईयर है वो आपके फ्रिक्वेंटली रिवाइज होने चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। मैंने बोला ना 5 ईयर्स पे होने चाहिए जनरली, लेकिन इन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दिया है, तो इन्होंने ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। बाकी ये मेरे पॉइंट को सब्सटेंटिएट करने के लिए वाला पॉइंट मैंने लिखा है कि 5 ईयर्स पे होना चाहिए, लेकिन 5 ईयर्स नहीं तो एटलीस्ट आप 10 साल से पहले करो। तो ये सीपीआई आईडब्ल्यू आपके काम का तीसरा है, आपका आईआईपी, डब्ल्यूपीआई हो गया अपना, सीपीआई हो गया, आईआईपी, आईआईपी भी कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, टाइम है हमारे पास, आईआईपी में ज्यादा कुछ नहीं। आईआईपी आपका इंडस्ट्रीज में देता है सब कुछ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना इन्फ्लेशन है, क्या है क्या नहीं है, वो सब देता है, कितना वेट है कितना नहीं। ये इंपॉर्टेंट है कुछ पॉइंट के हिसाब से। एक तो यहाँ पे कोर इंडस्ट्रीज होती है 8, वो आपको आनी चाहिए, पेपर के लिए पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोर इंडस्ट्री। कोर इंडस्ट्रीज वो होती है जिन पे बाकी इंडस्ट्री डिपेंड करती है। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कोर कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट वो कंसेप्ट है जिसमें बाकी चीजें डिपेंड करती है। अगर ये कोर इंडस्ट्रीज को आप खत्म कर दोगे तो ये बाकी इंडस्ट्रीज भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बाकी इंडस्ट्रीज अपना रॉ मटेरियल यहीं से लेती है। दैट्स व्हाई इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। ठीक है, index of industrial production is an index for India which details out the growth of various sectors in an economy such as mineral, mining, electricity and manufacturing। तीन कैटेगरी है इसमें आपके डब्ल्यूपीआई की तरह, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज है तो तीन तीन है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इनका वेट है। ठीक है, जैसा वहां पे वेट था वैसे यहाँ पे वेट है। इसका भी बेस ईयर आपका 2004-05 से 2011-12 कर दिया, सेम वही डब्ल्यूपीआई वाला ही है। फिर नंबर ऑफ आइटम्स, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे ग्रुप भी बनाए हैं, जो आपके प्रोडक्ट है उनके ग्रुप भी बनाए हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप वाला पॉइंट इतने काम कर रही है, लेकिन आप देख लो फिर मैन्युफैक्चरिंग में आपके वेट पहले 76 था, अब इसका वेट यहाँ पे बढ़ गया 78 हो गया। ठीक है, आइटम 620 थे, 809 हो गए।
नंबर ऑफ आइटम्स बढ़े हैं, ये वाला पॉइंट याद रखो, नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे बढ़े, ये वेट की चिंता करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे वेट सेम है, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स सेम, यहाँ पे वेट आपका कम हुआ है, नंबर ऑफ आइटम्स सेम। यानी अगर आईआईपी की बात हम करें तो आईआईपी में जो आपका नंबर ऑफ आइटम्स है वो सिर्फ एक जगह बढ़े हैं, वो कौन सी जगह आपकी, मैन्युफैक्चरिंग। और ये सारा डेटा किसने दिया है आपको, सीएसओ। ये मेरा बनाया हुआ डेटा नहीं है, सीएसओ का बनाया हुआ डेटा है, ठीक। तो ये आप टेबल एक बार घर जाके देख लो कि किसमें आइटम, नंबर ऑफ आइटम बढ़े, टोटल कितने यहाँ पे 809, यहाँ पे टोटल कितने 61, आज की यहाँ पे टोटल कितने हुआ। फिर इनको ग्रुप में डाला गया, अगर एक है तो इसको एक ही ग्रुप में डाला गया, इन सारे 61 को एक ग्रुप में डाला गया। अब ये 809 है तो इनको अलग अलग ग्रुप में करके 405 ग्रुप बनाए। मैन्युफैक्चरिंग में बनाया होगा ना कि कोई इस चीज का मैन्युफैक्चरिंग होता है, मान लो स्टील है तो उसका एक जगह बना दिया होगा, रबर का अलग जगह बना दिया होगा, तो इस तरह से अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग ग्रुप बना दिए। अब ये आपका क्या है, उसको थोड़ा डिटेल में, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं उनको थोड़ा डिटेल में ये टेबल बनाई गई है, ठीक है। ये टेबल आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है मुझे, जो पहले वाला आपका 2004-5 में जिनको हम बेसिक गुड्स कहते थे, बेसिक गुड्स मतलब जो आपकी जरूरत के, बहुत जरूरत के आइटम्स है जो आप डेली यूज करते हो, उनको हमने आज की डेट में नई सीरीज में प्राइमरी गुड्स बोला है। ये पॉइंट याद रखो, बेसिक गुड्स का नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया, प्राइमरी गुड्स, पहली चीज। फिर दूसरी चीज क्या है, एक नई कैटेगरी ऐड की गई है, क्योंकि आज की डेट में कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे आइटम्स यूज होते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स, ये पुरानी वाली सीरीज में ये नाम नहीं था। तो अगर आप देखो 2004-5 में, या देखो वेट, प्राइमरी गुड्स का वेट सबसे ज्यादा है 45, इसका वेट 21, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, इंटरमीडिएट गुड्स का 15.686, कैपिटल गुड्स का 8.825, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का 8.46, और इसका जीरो। इसका जीरो क्यों है, क्योंकि ये 2004-5 में था ही नहीं, ठीक है। अब आपको, आपके लिए आज घर का ऊपर क्या है, आप पढ़ के आओगे कि कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स कौन से होते हैं, मैं समझा सकता हूँ लेकिन आपके लिए थोड़ा सा ऊपर है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, आप गूगल से देखो, आप बुक से पढ़ो। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या होते हैं, ये चारों चीजें आप पढ़ के आओ। और आप एनसीईआरटी अगर 12th क्लास की आप पढ़ रहे हो तो आपको ये चीजें आती हो। मैक्रो वर्क मैं कल पढ़ाऊंगा, बाकी आप इनको पढ़ के आना। तो इसमें जो काम की चीज है वो दो काम की चीज है, ये पूरे टेबल याद रखने की कोई जरूरत नहीं। दो काम की चीज कौन सी है, मैं अलग से भी लिख सकता था लेकिन मैंने टेबल बना के लिखा है। ये नाम चेंज करना, बेसिक गुड्स को प्राइमरी गुड्स बोलना, और एक नई कैटेगरी है, बस इससे ज्यादा पेपर में नहीं पूछेगा। इसका कितना वेट है, किसका बड़ा घटा हुआ आपके काम का, तो इसको मैंने अलग से भी आपके लिए पॉइंट वाइज लिख दिया। बेसिक गुड्स have been renamed as primary goods in 2011. A new category of items has been added, that is infrastructure and construction. अब आपसे वो पूछ सकता है पेपर में कि भाई 2004-5 में इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स का वेट कितना था, अगर बहुत ही टफ पेपर बना तो उस समय तो ये था ही नहीं, तो जब कोई चीज थी नहीं तो उसका वेट क्या होगा, जीरो होगा। तो उस समय इसका जीरो था वेट, उस समय इसका ग्रुप्स भी क्या होंगे, जीरो होंगे। लेकिन अब इसको वेट कितना दे दिया गया है, 12.34 और इसके 29, क्योंकि आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। उस समय इनको अलग से कैटेगराइज नहीं किया हुआ था, अब कैटेगराइज कर देते हैं। तो आपको इसमें क्या क्या देख के आना है, ये कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, इनको पढ़ना है और इनके एग्जाम्पल कल पूछूंगा मैं। क्या डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं मतलब आप समझा देना क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, और इन सबके एग्जाम्पल, ठीक है। ये चारों आपको पढ़ के आना है, नहीं समझ आएगा तो आई विल कवर ऑल दिस टॉपिक्स, ठीक है। ये हो गया क्लियर। कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है, मैंने आपको बोला 8 कोर इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, वो 8 कोर इंडस्ट्रीज पे बाकी सारी कोर इंडस्ट्री डिपेंड होती है। देखो there are 8 core industries and they have impact on all other economic activities. Core industries are those which provide input to other industries. Other industries are dependent on core industries. These core industries constitute of the 38%. टोटल आउटपुट अगर आपका 100% है उसमें से 38% ये 8 कोर इंडस्ट्रीज का है। ये कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी आपको याद रखनी है, अब आप किस तरीके से याद रखोगे वो आप अपना शॉर्ट ट्रिक खुद बनाओ, ठीक है। मैंने बनाई थी अपनी लेकिन वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ।
थोड़ी सी वल्गर टाइप थी, आप अपनी खुद बना लो। फर्टिलाइजर, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट एंड सीमेंट। देख लो आप सारी इंडस्ट्री इन्हीं पे डिपेंड है, सब इन्हीं से इनपुट लेते हैं। यहाँ से इनपुट मिलता है, तब जाके बाकी इंडस्ट्रीज को इनपुट मिलता है, तब जाके वो कुछ और चीज करते हैं। इसलिए इनको हम कोर इंडस्ट्रीज में, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोर इंडस्ट्री। ठीक है, ये आपको याद रखनी है 8 प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये हम कल देखेंगे। अभी के लिए आपके कोई डाउट्स है, यू कैन आस्क।